सो हेलो गाइस, हम सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी सेवेंथ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर 2 टाइटल है राजा और उनके राज्य। तो ये मैप दिया गया है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसका ये वाला पार्ट ये राष्ट्रकूटों का है। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। ये पालों का है और ये वाला क्षेत्र राजपूतों का है, जिसमें कि चाहमान कोई नहीं, चौहान है, जिनमें पृथ्वीराज चौहान है। तो ये जो है 7वीं शताब्दी के बाद जो राजवंश में उदय हुए, ये उन्हीं हैं। इन्हीं 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये शासन करने वाले कुछ प्रमुख राजवंश को दिखलाया गया है। तो देखते हैं। देखिए, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में क्या होता है, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं और योद्धा होते थे, वो सरदार, जैसे कि हमने पिछले क्लास में जान लिए थे, सामंत। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किए थे सामंत लोग कौन होते थे? ये राजा के सैनिक होते थे, मतलब सैनिक के सरदार होते थे, जिन्हें वेतन के बदले कोई जमीन या क्षेत्र दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, और उस पे जो राजस्व या लगान इकट्ठे होते थे, उनसे सामंत सेनाओं का पालन पोषण या फिर उसका प्रबंधन करते थे, सेना का प्रबंध करते थे उस क्षेत्र से मिले राजस्व से। तो क्या होता है, और इनसे यह उम्मीद की जाती थी, राजा लोग थे वो लोग सामंत से यह उम्मीद करते थे कि उनके लिए उपहार लाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, और जब भी उन्हें सैन्य सहायता की ज़रूरत हो तो सहायता प्रदान करेंगे। बट क्या होता है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने की लालसा में सामंत लोग कभी कभी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते थे और अपनी आधिपत्य की स्वतंत्र घोषणा कर देते थे। जैसे कि इसका एक जीता जागता उदाहरण होता है राष्ट्रकूट में इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। तो ये जो राष्ट्रकूट है, ये पहले चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। बट क्या होता है, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। जैसे कि इसमें देते हैं, ये जो राष्ट्रकूट है, ये पहले ये चालुक्य है ना, इनके सामंत हुआ करते थे। बट उसमें जो दंती दुर्ग है, उन्होंने अपने अधिपत्य की स्वतंत्र हो जाने का दावा कर देता है। राज्य में प्रशासन, तो इन राज्यों में प्रशासन किस तरह होता था? अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे राजा लोग। इन सभी राज्यों में उत्पादक, किसानों, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। कभी कभी इसी हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जैसे कि चोर प्रशासन में
तमिलनाडु के चोल वंश में। चोल वंश के अभिलेखों में वेट्टी शब्द का उल्लेख किया गया है। वेट्टी शब्द, तो ये शब्द है जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। और एक है कदीमाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ये है भू राजस्व। तो इस तरह के कर उस टाइम पर लगाए जाते थे और यही संसाधन राजा का व्यवसाय का वित्तीय आधार बनता था, जिससे कि वो मंदिर और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही किया जाता था और यह पद भी प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी थे उन्हें इन पदों पर नियुक्त किया जाता था। अब देखते हैं प्रशास्ति और भूमिदान। तो प्रशास्ति से तात्पर्य एक ब्यौरा होता था, एक रिपोर्ट टाइप होता था, जो कि कुछ अर्थों में सही नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें जो शासक खुद को दर्शाना चाहते थे उनके बारे में लिखा जाता था। उनके शूरवीर विजयी जो योद्धा होते थे उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। और यह जो प्रशास्ति थे अधिकतर ब्राह्मणों द्वारा रची गई है, जो कि अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदानों से पुरस्कृत भी करते थे और उसको ताम्रपत्र में अभिलेखित होते थे और उन्हें भूमि पाने वालों को दिया जाता था। देखेंगे नेक्स्ट में, जैसे इस टाइप के होते थे। ये क्या है? ताम्रपत्र अभिलेख है। जब कोई ब्राह्मण को उस भूमि को दिया जाता था तो भूमि देने के बाद उसको प्राधिकारित रूप में, मतलब उसका सामान्य अर्थों में उसका पट्टा था, उस भूमि का पट्टा के समान वो यूज कर सकते थे। कौन लोग? ब्राह्मण लोग। इसमें क्या होता था? ताम्रपत्र में संस्कृत और तमिल में लिखे होते थे कि देने वाला कौन है और प्राप्त करने वाला कौन है। तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य रचे गए थे, जिसमें क्या है, कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। और इसके रचयिता है कल्हाड़। कल्हाड़ नाम के व्यक्ति ने, जो कि चारण, उस टाइम के चारण हुआ करते थे, उन्होंने कश्मीर पर जो शासन करने वाले राजा हैं उनका इतिहास लिखे हैं। इसका ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी, ठीक है, राजतरंगड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके रचयिता है कल्हाड़। और इसमें क्या होता है, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का, जो कश्मीर पर शासन करते हैं उन राजाओं के बारे में इतिहास दर्ज है। दान के लिए युद्ध, जाहिर सी बात है, किसी शासन का राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होते थे। इसके लिए क्या करते थे वो लोग, कभी कभी दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। और इसी तरह से एक विशेष क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। तो क्या हुआ, कन्नौज में
कन्नौज में नियंत्रण को लेकर तीन पक्षों पर कई सालों तक, कई सदियों तक युद्ध लड़ाइयाँ चलती रहे हैं। और ये तीन पक्षों का नाम है, पहला पक्ष है गुर्जर प्रतिहार, सेकंड है राष्ट्रकूट, थर्ड है पालवर। ये तीनों ही राजवंश कन्नौज के नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते हैं। और इसी चर्चा को प्रायः इतिहासकार लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में दाखिल किया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किन तीन राजवंशों का नेम उल्लेख है, तो आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। तो क्या होता था, शासक अपने सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं। तो जब भी कोई शासक किसी दूसरे क्षेत्र पर युद्ध आक्रमण करता है तो वहाँ के मंदिरों को लोग क्या करते थे, टारगेट करते थे, क्योंकि मंदिरों में ही शासकों ने अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं। मतलब सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि मंदिरों को लोग सजाकर या सोना चांदी या जो कुछ भी उस समय के संसाधन थे उन्हें भर कर रखते थे। तो पास के जो आक्रमणकारी थे वो अगर उस राज्य में आक्रमण करते थे तो मंदिरों को पहले वो लोग टारगेट करते थे। इसी स्टोरी में एक बहुत प्रसिद्ध शासक रहे हैं अफगानिस्तान के गजनी एक स्थान का नाम है, वहाँ का शासक था सुल्तान, ये आपको याद रखना है, महमूद। सबसे प्रसिद्ध है, इसने नौ सौ संतानवे से 1030 तक शासन किया और इन्होंने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के ईरान और हमारे जो उपमहाद्वीप है इसके उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक इन्होंने अपना शासन किया है। और ये क्या करता था, हर साल लगभग उपमहाद्वीप पर हमला करता था। और इनका जो निशाना होता था वह संपन्न मंदिर, ज़्यादातर संपन्न मंदिर ही होते थे। इन्होंने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा है कई बार। और यहाँ से जो संसाधन मिले हैं उसका एक बड़ा हिस्सा गजनी में वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करता है। अब क्या होता है, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों को बारे में कई बात जानना चाहता था, इसीलिए क्या करता है, वह अपने साथ एक विद्वान को भी लेकर आता है जिसका नेम है अल्बेरूनी। इन्होंने किताब लिखी है तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, तारीखे हिंद। तो अल्बेरूनी एक विद्वान था,
इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है ना, जो किताब अल हिंद है ये अरबी में है, ये आपको याद रखना है। और ये किसके साथ आता है? अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे। यहाँ पर चौहान बोला गया है लेकिन ये चौहान है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाते हैं। वे लोग दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और इनके पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों में सबसे प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, इसका टाइमलाइन है 1168 से 1192। और इन्हें क्या है, अफगान के एक शासक मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी 1191 में और 1192 में दो युद्ध होता है। इसमें गौरी की हार होती है फर्स्ट में, बट सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यह कोई और नहीं, यही है तराइन का युद्ध। तराइन का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, जिसमें पहला में गौरी हार जाता है और सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो चोल वंश के बारे में नज़दीक से एक नज़र पढ़ेंगे। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयवाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयवाल, जिन्होंने 9वीं सदी में स्थापना की चोल वंश की। और इन्होंने तंजौर शहर में निसुब्बुसुद्दीन देवी का मंदिर बनवाया है, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं चोल वंश का क्षेत्र ये वाला है, ठीक है। ये वाला चोलकालीन क्षेत्र है, जिसकी स्थापना विजयालय ने किया है। तो विजयालय के उत्तर अधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध है उसका नेम है राजराज प्रथम। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते हैं। और सेकंड है राजेंद्र प्रथम। इन्होंने क्या है, गंगा घाटी प्लस श्रीलंका पर हमला करता है और अभियान के लिए जल सेना का निर्माण भी करता है। अब देखते हैं चोलकालीन कुछ मंदिरें। तो तंजौर में गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य, मतलब तंजौर में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किन लोगों ने किया है? राजराज और राजेंद्र प्रथम, इन दोनों ने तंजौर में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर
का निर्माण किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मंदिर है और यह मंदिर स्थापत्य भी है और मूर्तिकला भी है। तो यही है गंगईकोंड चोलपुरम। सेकेंड, जो इस टाइम के चोलकालीन कांस्य मूर्तियों को संसार में उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिना जाता है और इनके ज़्यादातर जो मूर्तियाँ होते थे देवी देवताओं की होती थे, लेकिन कभी कभी कुछ भक्तों की भी बनाई गई हैं। अब कुछ सिंचाई इसमें भी एग्ज़ाम के ही से कुछ खास तो नहीं है। चावल की खेती की जाती थी और बाढ़ को रोकने के लिए तटबांध भी बनाए जाते थे। पानी को खेत में ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था और एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। बस इतना, ये यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अपना मिलेगा। तो चोलकालीन प्रशासन, जो किसानों की बस्तियां होती थी, जो किसानों की बस्तियां होती थी उसे बोला जाता था उर। जो किसानों की बस्ती हुआ जाता था उन्हें बोला जाता था उर। और गांव के समूहों को क्या बोला जाता था? नाडू। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। यही ग्राम परिषद नाडू न्याय करने, कर वसूलने जैसे कुछ कार्य करते थे। ये तो हो गई किसानों की बस्ती जिसे बोला जाता था उर, और गांव के कई गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था और यही नाडू कुछ प्रशासकीय कार्य भी करते थे। तो क्या होता था, अब इस जो नाडू है इसमें काम करने वाले कुछ धनी भूस्वामियों को चोर राजाओं सम्मान के रूप में मुवेदलन कहा है। मतलब जो तिर राजाओं को अपना सेवा प्रदान करने वाले वेलन होते थे उन्हें उपाधि दिया है। आर ये प्रधान जैसे उपाधियाँ, राजकीय उपाधियाँ चोल शासकों द्वारा किसानों को दी गई है, जो कि नाडू परिषद के सदस्य होते थे। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चोल अभिलेखों में भूमियों को कई प्रकार में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है वह वेल्लानवागाई। ये क्या होते थे? गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती थी। उस भूमि के स्वामी होते थे गैर ब्राह्मण किसान। उसके बाद सेकंड में है ब्रह्मदेव। यह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। थर्ड है सालाभोग। यह विद्यालय के रख रखाव के लिए दिया गया भूमि होता था। उसके बाद है देवदान या तिरुनमट्टिकन्नी। यह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। और जैन संस्थान को जो दान के रूप में दी गई भूमि को पल्ली चंदम बोला जाता था। तो इसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मदेय, मतलब कि ब्राह्मणों को दिया गया भूमि अनुदान। अब क्या हुआ, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान दिए जाते थे, जिससे कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई।
प्रत्येक ब्राह्मण देह की देखरेख कब कौन लोग करते थे? ब्राह्मणों स्वामियों का एक सभा होता था और ये ही सभाएं उस ब्रह्मदेह भूमि का देखरेख करती थी। जैसे कि उसका दीवार, मतलब उसका एरिया कौन सा है, उसमें क्या करना है, ये सब जो कार्य ब्राह्मण भूस्वामियों का एक सभा होता था, उनके द्वारा किया जाता था। इसमें एक एक और टर्म्स है जो आपको याद रखना है, नगरम। नगरम ये क्या होते थे? व्यापारियों के ये व्यापारियों के संघ है, नगरम। उसके बाद तमिलनाडु में एक अभिलेख है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु में उत्तर मेरूर अभिलेख, बस आपको ये साइट याद रखना है। उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नगरम व्यापारियों का एक संघ होता था। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। वेल्लानमग्गाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग, देवदान, पल्लीचंदम। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो सब हमने कवर कर लिए हैं, ये भी कवर कर लिए। इसका सिर्फ आपको बस जानना है कि तमिलनाडु में पाए गए हैं। तो इसके बेसिस पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चोलों का एरिया कौन सा है? तमिलनाडु। पाल वंश, हमने मानचित्र जो इंडिया का मैप है फर्स्ट स्लाइड में ही देखा है। पाल किस एरिया पर शासन करते थे? बंगाल। राष्ट्रकूट दक्कन, और दक्कन के भी कौन से साइड? पश्चिम साइड। और जो गुर्जर प्रतिहार है इनका एरिया है गुजरात और राजस्थान। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको कहीं नहीं में जो पहला स्लाइड है वहाँ पर ये दिया गया है। ये बंगाल वाला एरिया है जहाँ पर ये पाल वंश है, और ये दक्कन है, और दक्कन के पश्चिम जो भाग है वहाँ पर है राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये वाला एरिया जो कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश ये वाला इलाका है। ठीक है, तो याद रखना इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।